गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम आप सभी लोगों का। और सबसे पहले इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड, असुविधा के लिए हम खेद प्रकट करते हैं। 2 दिन आपकी क्लासेस नहीं हो पाई थी, फ्राइडे और सैटरडे को, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और तबीयत कुछ नासाज चल रही थी, अभी भी थोड़ी थोड़ी है ना। जैसा कि आप सब जानते हैं, मंदी का दौर है और वायरल का मौसम है ना, तो इसीलिए वो थोड़ा सीजनल जो वायरल प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और सारे के सारे लोगों का हार्दिक इस्तकबाल करते हैं, जिसमें इंक्लूडेड है प्रेम सागर, आशीष, रजत, ऋतिक, मिश्रा, पंकज, रोहित, विवेक, नीरज, पंकज, मीनाक्षी, अजीत, अनुभव, सुधीर, पूनम, रोशन जी, निर्बुल, शालू, रोहित, अविनाश, सुरेश, सारे के सारे लोगों का हम हार्दिक इस्तकबाल करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। जी हाँ, तबीयत ठीक है, वो धीरे धीरे तबीयत ठीक होगी, है ना। वो वायरल होता है तो आप जानते हैं लगभग 1 हफ्ता लग जाता है, बट धीरे धीरे कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से हम पढ़ लेंगे, इतना ज़्यादा कोई मारा मारी नहीं है। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आप सारे हज़ारों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, तो जाको राखे साइया मार सके ना कोई, तो मुझे क्या होने वाला है ना। आप लोगों के प्यार और स्नेह से तो हम वैसे भी आधे ही ड्यूरेशन में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। टाइम चेंज कर लीजिए। चलिए, मैं टाइम के ही रिगार्डिंग कुछ सोच रहा हूँ, अगर टाइम आप चेंज करवाना चाहते हैं तो मैं एक बारी देख लूँगा, कंसल्ट कर लूँगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जी, हम पढ़ चुके थे कहाँ तक? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतना ज़्यादा मोहब्बत और प्यार और स्नेह देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। जी कोई नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बिल्कुल सही रहूँगा, टेंशन ना लें आप। और बहुत बहुत धन्यवाद इतना कंसर्न के लिए और इतना पूछने के लिए हालचाल, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। चलिए अब हम शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया पढ़ चुके थे, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। उसके बाद हमने पढ़ा था डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर या मुगल साम्राज्य का पतन, जिसमें हमने बात करनी शुरू की थी बहादुर शाह प्रथम से, बहादुर शाह फर्स्ट से, और हम पहुंच चुके थे बहादुर शाह सेकंड तक या बहादुर शाह द्वितीय तक, जो भारत का आखिरी मुगल बादशाह था। और हम सब जानते हैं ये एक बहुत फेमस शायर भी हुआ, और हम सब जानते हैं कि प्रॉब्लम तब हुई जब 1857 का विद्रोह हुआ, और उस विद्रोह का नेता ही किसको बना दिया गया? बहादुर शाह जफर को बना दिया गया। उसी की वजह से भारत से मुगल साम्राज्य को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो चलिए अब हम बात करेंगे किसके बारे में? वो महत्वपूर्ण घटना जिसकी वजह से ही भारत से मुगल साम्राज्य का अंत किया गया। अगला टॉपिक है दोस्तों मॉडर्न इंडिया में जो हम पढ़ेंगे, द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। द रिवोल्ट ऑफ 1857 या 1857 का विद्रोह। और दोस्तों, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1857 का विद्रोह ही वो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, वो सबसे इम्पोर्टेंट घटना थी जिसकी वजह से भारत से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। लेकिन क्या था ये 1857 का विद्रोह, और क्या था इसका स्वरूप, क्या था इसका इंट्रोडक्शन, क्या थे इसके कॉन्सिक्वेंसेस, किस तरीके से ये शुरू हुआ, किस तरीके से इसने व्यापक रूप लिया, और किस तरीके से ये विफल भी हो गया, ये फेल भी हो गया, इसी के बारे में हम बात करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, क्लास को
जब हम ख़त्म करेंगे तो उसके बाद हम कुछ समय आपके जो डाउट्स हैं उसके लिए रख लेंगे, तो आप प्लीज़ अपने डाउट्स बचा कर रखें। तो जब मैं आपको बताऊंगा, जब मैं आपसे कहूंगा कि अब आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, तो प्लीज़ आप उस समय डाउट्स अपने भेज दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। दोस्तों हम सब जानते हैं अंग्रेज़ों का डोमिनेंस या भारत में अंग्रेज़ों की जो शक्ति थी तो वो तो बढ़ने लगी थी 1757 से ही या 1757 से ही, जब शुरू हुआ था बैटल ऑफ प्लासी, या जब प्लासी का युद्ध लड़ा गया था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल के सबसे पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच। यही वो महत्वपूर्ण घटना थी जिस युद्ध के बाद भारत में डोमिनेंस शुरू किया अंग्रेज़ों ने, और यहाँ पर अंग्रेज़ों की पावर का उत्कर्ष होने लगा, धीरे धीरे वो बढ़ने लगे। लेकिन हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अंग्रेज़ राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, धार्मिक तौर पर हमारा शोषण कर रहे थे, लंबे समय से कर रहे थे। इसीलिए कहीं ना कहीं है ना, जो जनजाति आंदोलन हम पढ़ेंगे, जो हम किसान आंदोलनों के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं, बताइए, आपने तो चैप्टर ही लिख लिए कि 3rd जो चैप्टर है वो राइज ऑफ न्यू सेन इन इंडिया था। अरे भैया, हम 1857 तक हमने मुगल एम्पायर पढ़ा था ना, इसीलिए हमने 1857 का ही रिवोल्ट पढ़ना शुरू कर दिया है ना, क्योंकि जब हम भारत में नए राज्यों का उदय पढ़ेंगे है ना, तो वो इससे पहले की बात होगी, वो कंटेम्प्रेरी टू मुगल एम्पायर बात होगी। इस टॉपिक के बाद हम उस टॉपिक को पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है कि आपको उसी सीक्वेंस में सारी कहानी पढ़नी है, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुगल साम्राज्य के पतन होने का ही सबसे बड़ा कारण 1857 का विद्रोह था, इसीलिए हमने इससे शुरू किया है। अंग्रेज़ों का धीरे धीरे डोमिनेंस बढ़ने लगा और धीरे धीरे अंग्रेज़ हमारा शोषण करने लगे। लेकिन हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि फाइनली हमारे सब्र का बांध टूटा 1857 में, लगभग 100 साल के बाद, और हमने सामूहिक रूप से मिलकर एकजुट होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ एक संग्राम किया, अंग्रेज़ों के खिलाफ एक लड़ाई, एक विद्रोह, एक क्रांति शुरू की, विच इज़ नोन एज 1857 की क्रांति, जिसे हम कहते हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं ये द रिवोल्ट ऑफ 1857 ही वो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घटना थी जिसकी वजह से भारत से मुगल साम्राज्य का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, अलग अलग दार्शनिकों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने, अलग अलग राइटर्स ने इस विद्रोह के बारे में अलग अलग बातें कही हैं। कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि ये भारत में अंतिम घटना थी जब भारत के मुसलमान और भारत के हिंदू एकजुट होकर एक साथ मिलकर लड़े थे, किसके खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ, और कोशिश की थी अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल देने की। लेकिन इसके बाद अंग्रेज़ अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर भारत में हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर रहेंगे तो हम यहाँ पर कभी भी शासन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया, लेट्स डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेज़ों ने अपनाई, और उसी के तहत भारत में हिंदू और मुसलमानों के ही बीच में फूट डलवाई, और इतनी फूट डलवाई जिसका नतीजा हमें आज़ादी के बाद देखने के मिला कि हमें आज़ादी तो मिली, लेकिन हम आज़ाद एक नहीं 2 राष्ट्र बनकर हुए, इंडिया और पाकिस्तान। आप सब जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान बनकर हम डिवाइड हुए थे और आज़ादी हमें मिली थी। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे स्वरूप की कि 1857 का विद्रोह बेसिकली था क्या। सबसे पहले तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो 1857 का विद्रोह था, इसका जो सिंबल था, इसका जो चिन्ह था, वो कमल और रोटी था। इसे कमल और रोटी से डिनोट किया जाता था। हालांकि ये भारत में होने वाला सबसे पहला सैनिक विद्रोह या सबसे पहला
आर्मी रिवोल्ट नहीं था। इससे पहले भी भारत में आर्मी रिवोल्ट्स कई बार हो चुके थे, और भारत में सबसे पहला आर्मी रिवोल्ट या भारत में होने वाला सबसे पहला सैनिक विद्रोह हम सब जानते हैं किसको मारा जाता है, 1806 ईस्वी में। भारत का सबसे पहला सैनिक विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ था तमिलनाडु के वेल्लोर में। भारत में होने वाला सबसे पहला सैनिक विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ, और जो कहां पर हुआ, तमिलनाडु के वेल्लोर में। और ध्यान रखेंगे इसी विद्रोह में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। और ये विद्रोह होने का कारण क्या था, अभी तक ब्रिटिश आर्मी में, अभी तक ब्रिटिश सेना में जितने भी भारतीय सोल्जर्स हुआ करते थे या जितने भी इंडियन सोल्जर्स हुआ करते थे, वो सरों पर पगड़ी बांधा करते थे और माथे पर तिलक लगाया करते थे। लेकिन 1806 में ही अंग्रेजों ने एक नया नियम बनाया और भारतीय सैनिकों को सरों पर पगड़ी पहनने से और माथे पर तिलक लगाने से मना कर दिया। और इसी के फलस्वरूप उन्होंने कहा कि अब आपको ना तो सर पर पगड़ी पहननी है और ना ही माथे पर तिलक लगाना है। ब्रिटिश आर्मी में इंडियन सोल्जर्स के लिए हमने नए हैट्स इंप्लीमेंट करे हैं। अब वही हैट आपको इस्तेमाल करने होंगे और वही हैट आपको पहनने होंगे। लेकिन वो तो लेदर हैट्स थे, और उन लेदर हैट्स में भी गाय और सूअर की ही चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। और हम सब जानते हैं गाय की चर्बी का इस्तेमाल करना तो हिंदुओं के लिए वर्जित था, लेकिन नापाक थी सूअर की चर्बी। किसके लिए? मुसलमानों के लिए। भारतीय सैनिकों ने उन्हीं हैट्स को इस्तेमाल करने से मना कर दिया था सबसे पहले 1806 में तमिलनाडु के वेल्लोर में। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, दैट इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट आर्मी रिवोल्ट इन इंडिया। इसी को भारत में प्रथम सैनिक विद्रोह माना जाता है। इसी को कंसीडर करते हैं कि ये भारत में होने वाला सबसे पहला आर्मी रिवोल्ट था या सबसे पहला सैनिक विद्रोह था। लेकिन व्यापक रूप से जो सबसे बड़ा विद्रोह हमने अंग्रेजों के खिलाफ किया, वो हम सब जानते हैं, वो 1857 की क्रांति है और द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसका सिंबल या इसका चिन्ह कमल और रोटी हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे इस विद्रोह की जो रणनीति थी या जो स्ट्रेटजी थी, इस विद्रोह की स्ट्रेटजी या रणनीति बनाई गई थी दो लोगों के द्वारा। एक का नाम था रणोजी बापू, एक थे रणोजी बापू और दूसरे थे अजीमुल्ला खान। रणोजी बापू और अजीमुल्ला खान के द्वारा ही इस विद्रोह की रणनीति बनाई गई थी। और कहां पर बनाई गई थी? लंदन में। दोनों लोगों ने लंदन में ही ये डिसाइड किया था कि हम अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह करेंगे। और ये जो विद्रोह शुरू करेंगे, ये विद्रोह कब से शुरू होगा? इसको हम शुरू करेंगे 31 मई 1857 से। लेकिन दोस्तों हम सब जानते हैं ये डिसाइड किया गया था कि ये शुरू 31 मई 1857 से होगा, लेकिन ये वक्त से पहले ही शुरू कर दिया गया और ये हुआ शुरू 10 मई 1857 को और फ्रॉम 10th of May 1857। ये 10 मई 1857 से शुरू हुआ। इस विद्रोह की रणनीति रणोजी बापू और अजीमुल्ला खान के द्वारा लंदन में बनाई गई और डिसाइड किया गया कि 31 मई 1857 को हम अंग्रेजों के खिलाफ सारे के सारे लोग मिलकर इस विद्रोह को शुरू करेंगे। लेकिन ये 10 मई 1857 को ही शुरू हो चुका था। जो इसके विफल होने का, जो इसके फेल होने का एक बहुत बड़ा रीजन था, एक बहुत बड़ा कारण था। अलग अलग इतिहासकारों ने, अलग अलग राइटर्स ने इसके बारे में अलग अलग बातें कही हैं और इस विद्रोह को अलग अलग संज्ञा दी है। जैसे सबसे पहले याद रखेंगे कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ कथन। 1857 के विद्रोह पर
कहे गए कुछ कथन, जैसे सबसे पहले इतिहासकार एल ई आर रीज ने कहा, इसे धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। इतिहासकार एलिया रीज ने कहा कि ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। हम सब जानते हैं धर्मांध एलिया रीज ने किसको कहा है? भारतीयों को कहा है। और अगर हम बात करें ईसाइयों के बारे में तो हम सब जानते हैं ब्रिटिशर्स को ही क्या कहा गया है? ईसाई कहा गया है। इतिहासकार टी आर होम्स ने इसे कहा है सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध। कहने का मतलब बैटल बिटवीन सिविलाइज्ड पीपल एंड अनसिविलाइज्ड पीपल। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, डेफिनेटली अ बैटल बिटवीन रिलीजियसली ब्लाइंड पीपल एंड क्रिश्चियंस। वो एलिया रीज कह रहे हैं इस विद्रोह को। और अगर हम बात करें टी आर होम्स के बारे में तो टी आर होम्स कह रहे हैं दैट वाज अ बैटल बिटवीन सिविलाइज्ड पीपल एंड अनसिविलाइज्ड पीपल, कि ये सभ्यता और बर्बरता के बीच एक युद्ध था। इसके अलावा ब्रिटिश राजनेता, अगर हम बात करें बेंजामिन डिज़राइली की, तो ब्रिटिश राजनेता बेंजामिन डिज़राइली ने इसे कहा है दैट वाज अ नेशनल मूवमेंट। ये एक राष्ट्रीय आंदोलन था। दैट वाज अ नेशनल मूवमेंट, या फिर ये एक राष्ट्रीय आंदोलन था। और ध्यान रखेंगे जेम्स आउटरम और टेलर ने इसे कहा है हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। जेम्स आउटरम और टेलर ने इस विद्रोह को कहा हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र और द कॉन्स्पिरेसी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। हरे लोग कह रहे हैं कि इंग्लिश में लिखिए। भाई इंग्लिश में बोल तो रहे हैं, तो जो इंग्लिश में बोल रहे हैं ठीक है उसको लिखिए। और अगर आपको इंग्लिश बोलने से भी नहीं समझ में आ रही है तो आप सिविल की तैयारी क्यों कर रहे हैं भाई? समझ रहे हैं? यहाँ पर एक एक चीज, ये तीसरी चौथी क्लास की क्लास थोड़ी है स्कूल की तरह कि हर चीज आपको बोर्ड पर लिख कर समझाई जाएगी, है ना। यहाँ पर तो भाई वो आपको वर्बली समझाया जाएगा, उसको आप है ना अपनी शब्दों में लिखें। मैंने कहा कि जो 1857 का विद्रोह हुआ है उसको अलग अलग इतिहासकारों ने, अलग अलग हिस्टोरियंस ने, अलग अलग राइटर्स ने क्या कहा है। मैंने कहा सबसे पहले इतिहासकार एलियार रीज, इन्होंने कहा दैट वाज द बैटल बिटवीन रिलीजियसली ब्लाइंड पीपल एंड क्रिश्चियंस। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था ये। इसके बाद टी आर होम्स ने ऐसा कहा दैट वाज अ बैटल बिटवीन सिविलाइज्ड पीपल एंड अनसिविलाइज्ड पीपल। ये सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध था।
यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं हिंदी नहीं आती। ओके, तो आप अमेरिका शिफ्ट हो जाएं जल्दी से, या ब्रिटेन। इसके बाद द ब्रिटिश पॉलिटिशियन बेंजामिन डिज़राइली सेड दैट वाज अ नेशनल मूवमेंट, वो एक राष्ट्रीय आंदोलन था। और उसके बाद जेम्स आउटरम एंड टेलर सेड दैट वाज अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, वो हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था जो उन्होंने तैयार किया था। किसके लिए? अंग्रेजों के लिए या ब्रिटिशर्स के लिए? मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले 3 टॉपिक कवर करेंगे और 3 टॉपिक कराने के बाद एक पूरी की पूरी क्लास में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो दैट इज द थर्ड टॉपिक। तो लेट मी फिनिश द थर्ड टॉपिक, और जैसे ही थर्ड टॉपिक खत्म होगा तो फिर उसके बाद, है ना, हम लोग क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। ये तो सिंपल सी बात है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये अजीब विडंबना है कि हम अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं, हम अपने आप को हिंदवासी कहते हैं, लेकिन हमें हिंदी नहीं आती। और हम गर्व से सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हमें हिंदी नहीं आती। एक्चुअली हमें हिंदी तो आती नहीं है, हमें अंग्रेजी भी नहीं आती। प्रॉब्लम यही है ना, हिंदुस्तान की मैक्सिमम जनता की ना तो अंग्रेजी अच्छी और ना ही हिंदी अच्छी। ये भी प्रॉब्लम है ना। ये वो महत्वपूर्ण कथन थे जो 1857 के विद्रोह के लिए कहे गए थे, क्योंकि 1857 का विद्रोह एक महत्वपूर्ण, एक अति महत्वपूर्ण घटना थी। इसीलिए कई सारी ऐसी फेमस बुक्स हैं, कई सारी ऐसी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो लिखी गई हैं किस पर? द रिवोल्ट ऑफ 1857 पर, या 1857 के विद्रोह पर। तो अगर उनमें से हम कुछ फेमस बुक्स की बात करें दोस्तों, सबसे पहली बुक का नाम है 1857, 1857, जिसे लिखा किसने? एस एन सेन ने। और एस एन सेन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार के ही आग्रह पर, भारत सरकार के ही कहने पर इसको लिखा। ऑब्वियसली भाई, टी आर होम्स ने जो सिविलाइज्ड पीपल यूज किया है वो ऑब्वियसली अंग्रेजों के लिए कहा है, और जो बर्बर लोग कहा है वो हम लोगों को कहा है, ऑब्वियसली। इसके बाद दूसरी बुक, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको लिखा वीर सावरकर ने, या रिटन बाय वी डी सावरकर। थर्ड बुक वॉज द सेपॉय म्यूटिनी, द सेपॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, द सेपॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, which was written by आर सी मजूमदार। और अगली पुस्तक ध्यान रखेंगे, फेमस बुक है, हम सब जानते हैं, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, विच वॉज रिटन बाय दादा भाई नेहरू जी। जी, मैंने आपको बताया
कि ये जो पुस्तकें हैं ये 1857 के विद्रोह पर लिखी गई हैं, उस घटना पर लिखी गई हैं और 1857 में लिखी गई हैं। भाई ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा किसी से, मैंने किसी से ये नहीं कहा कि 1857 में बुक लिखी गई है। 1857 में नहीं, 1857 के बारे में ये बुक लिखी गई है। और अगर हम बात करें 1857 एस इंसेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसा कि आपने कहा कि क्या उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, भाई ये 1956 में लॉन्च हुई है। अब दोस्तों हम बात करेंगे उन रीजंस के बारे में, उन कारणों के बारे में जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ। अगर हम तत्कालिक कारण की बात करें, अगर हम रिसेंट रीजन की बात करें, तो हम सब ने कहानी सुनी है कि जब ब्रिटिश आर्मी में या ब्रिटिश आर्मी ने अपनी सेना में, अपनी आर्मी में एक ऐसी राइफल का इस्तेमाल करना शुरू किया, या जब ऐसी बंदूक का इस्तेमाल करना शुरू किया जिसके कारतूसों का खोल या जिसके बुलेट का जो कार्ट्रिज था वो गाय और सूअर की चर्बी से बना होता था, तो जैसे ही भारतीय सैनिकों को इस बारे में पता चला, तो हम सब जानते हैं भारतीय सैनिकों ने उन कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया, क्योंकि हिंदुओं के लिए गाय की चर्बी का इस्तेमाल करना तो पूर्णतः वर्जित था। और हम सब जानते हैं सूअर की चर्बी नापाक मानी जाती है इस्लाम में। इसीलिए हमारे जो सैनिक थे, जो हमारे जो सोल्जर्स थे, उन्होंने इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना किया। और मना करने वाला सबसे पहला व्यक्ति था मंगल पांडे। ये इस 1857 के विद्रोह का रिसेंट रीजन था, तत्कालिक कारण था, लेकिन इसके होने का नहीं, इसके शुरू होने का। इस वजह से ये विद्रोह शुरू हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें भारतीयों में ब्रिटिशर्स के लिए आक्रोश की या ब्रिटिशर्स के लिए गुस्से की, तो इसके तो हमारे पास अनगिनत रीजंस थे, इसके तो हमारे पास अनगिनत कारण थे, जो बहुत लंबे समय से ही जो अंग्रेज थे वो क्या कर रहे थे, तैयार कर रहे थे। और उसी में हम बात करेंगे कुछ पॉलिटिकल, कुछ सोशल, कुछ इकोनॉमिकल, कुछ रिलीजियस रीजन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं द पॉलिटिकल रीजन बिहाइंड दैट रिवोल्ट, इस विद्रोह का राजनैतिक कारण। द पॉलिटिकल रीजन ऑफ दैट रिवोल्ट, या इस विद्रोह का राजनैतिक कारण। और दोस्तों हम सब जानते हैं इस विद्रोह के होने का सबसे बड़ा राजनीतिक कारण बना भारत का ही एक गवर्नर जनरल, जिसे हम जानते हैं लॉर्ड डलहौजी के नाम से। जो कि भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था 1848 से लेकर 1856 तक, ये 8 साल तक भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया लॉर्ड डलहौजी। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब इसे 1848 में भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया, तो वो एक विस्तारवादी नीति के तहत भेजा गया, क्योंकि इसे भारत का गवर्नर जनरल बनाने का उद्देश्य ही क्या था, इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करवाना। इसीलिए एक विस्तारवादी नीति के तहत भारत का गवर्नर जनरल बनकर लॉर्ड डलहौजी आया। और हम सब जानते हैं ये वही प्रसिद्ध गवर्नर जनरल है जिसने भारत में हड़प की नीति चलाई थी, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलाया था। जैसे ही लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया, इसने आते ही सबसे पहला काम क्या किया,
इन 1848 1848 में he attacked on महाराजा दलीप सिंह। इसने दलीप सिंह पर आक्रमण किया। बढ़िया भाई। 1848 में इसने आते ही महाराजा दलीप सिंह पर आक्रमण किया और ही अटैक्ड ऑन दलीप सिंह। और दोस्तों हम सब जानते हैं हु वॉज दलीप सिंह। दलीप सिंह वॉज लास्ट रूलर ऑफ पंजाब। पंजाब का अंतिम शासक। पंजाब का अंतिम शासक ही किसे माना जाता है? महाराजा दलीप सिंह को। हम सब जानते हैं महाराजा रणजीत सिंह का ही आखिरी उत्तराधिकारी था महाराजा रणजीत सिंह का ही अंतिम उत्तराधिकारी हुआ महाराजा दलीप सिंह। 1848 में डलहौजी ने आते ही दलीप सिंह पर आक्रमण किया और दलीप सिंह से ही कॉन्कर्ड पंजाब। इसने पंजाब पर अधिकार कर लिया और पंजाब पर अधिकार करके दलीप सिंह के साथ एक संधि करी और दलीप सिंह से कहा कि पंजाब आप हमें दे दीजिए और सेवानिवृत्त हो जाइए और रिटायर हो जाइए। हम आपको लंदन भेज देते हैं, आप लंदन में ही अंग्रेजों के पेंशनर बनकर रहें या पेंशनकारी बनकर रहें। आपको हर महीने हम पेंशन देते रहेंगे, आप आराम से लंदन में रहते रहिए और पंजाब हमें दे दीजिए। बिल्कुल यही हुआ, पंजाब पर अधिकार कर लिया महाराजा दलीप सिंह से लॉर्ड डलहौजी ने और महाराजा दलीप सिंह वॉज सेंट टू लंदन। और इसको महाराजा दलीप सिंह को लंदन भेज दिया गया। और जब लंदन भेज दिया गया तो ध्यान रखेंगे इन 1849 अगले ही साल महाराजा दलीप सिंह गिफ्टेड द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड टू क्वीन विक्टोरिया। इसी महाराजा दलीप सिंह ने 1849 में विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया ब्रिटेन की महारानी क्वीन विक्टोरिया को या महारानी विक्टोरिया को। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं बस तभी से लेकर आज तक जो कोहिनूर हीरा है वो कहाँ पर है? वो ब्रिटेन में है, वो ब्रिटेन के पास है। कोई यहाँ पर लिख के भेज रहा है कि मुगलों का पतन पूरा करवाइए, है ना। तो इस आदमी को ऐसा लगता है कि बहादुर शाह जफर के बाद भी भारत में मुगल बादशाह हुए हैं। ग्रेट। क्या नाम है इसका? कमलेश। ग्रेट कमलेश। सबसे पहले यहाँ पर कमलेश लिखकर भेजेगा कि वो कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहा है, फिर मैं उसे आईना दिखाऊंगा। उसे आईना देखने की जरूरत है। जी हाँ, कोहिनूर हीरा तो एक हीरे का नाम है ना। और नाम तो एक ही होगा ना। ये जो कोहिनूर हीरा है ये एक ही होता है, एक ही होता नहीं है, एक है। इतिहास काल से एक ही होता आ रहा है, एक ही चला जा रहा है। कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेंट कर दिया गया, गिफ्ट कर दिया गया महाराजा दलीप सिंह के द्वारा। आपसे एग्जाम में पूछेंगे भारत में कोहिनूर हीरा आखिरी बार किसके पास था? तो ध्यान रखेंगे वो आखिरी पास दलीप सिंह के पास था, क्योंकि दलीप सिंह से ही भेंट करवाया गया था, गिफ्ट करवाया गया था उसे महारानी विक्टोरिया को। दूसरी तरफ हम सब जानते हैं डलहौजी अप्लाइड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन इंडिया। डलहौजी ने भारत में हड़प की नीति चलाई। डलहौजी अप्लाइड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन इंडिया। इसने भारत में हड़प की नीति चलवाई।
और हम सब जानते हैं अपनी इस हड़प की नीति के तहत डलहौजी ने भारत के कई सारे प्रोविंसेस को, कई सारे प्रांतों को हड़पा और हड़प हड़प करके इसमें मिलाया ब्रिटिश साम्राज्य में या ब्रिटिश एम्पायर में। और ध्यान रखेंगे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़पे गए जो विभिन्न प्रांत थे वो आपको याद रखने होंगे। सबसे पहले हड़प की नीति के तहत डलहौजी ने हड़पा सातारा, इसके बाद संभलपुर और जैतपुर। जैतपुर के बाद हड़पा गया बघाट, बघाट के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद झांसी, झांसी के बाद नागपुर, नागपुर के बाद अवध और अवध के बाद करौली। लेकिन ध्यान रखेंगे करौली को हड़पते ही करौली को छोड़ दिया गया था क्योंकि वहां पर जन विद्रोह हो जाने की वजह से करौली को छोड़ दिया गया। जी हाँ, मैंने आपको बताया था कि जो नादिर शाह आया था 1739 में, जब हम डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर पढ़ रहे थे, तो हम सब जानते हैं कि भारत में मुगल साम्राज्य पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। और जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ तो वही नादिर शाह मुगलों से इस कोहिनूर हीरे को लूट कर ले गया था। लेकिन नादिर शाह के मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी बना था अहमद शाह अब्दाली। तो इसी अहमद शाह अब्दाली के ही पास ये क्या गया, कोहिनूर हीरा गया। और कोहिनूर हीरा के बाद, और कोहिनूर हीरा अहमद शाह अब्दाली के बाद पहुंचा जमान शाह के पास। जमान शाह से ही ये गिफ्ट किया गया था किसको, महाराजा रणजीत सिंह को। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इन सब की रानी एलिजाबेथ क्यों होती है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा ये आज भी डोमिनियन स्टेट्स होते हैं, ये आज भी डोमिनियन राज्य होते हैं ब्रिटेन के। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि यहाँ पर डोमिनेंस तो किसका रहता है, ब्रिटेन का, लेकिन वहाँ की जो राज्य व्यवस्था है वो उनकी अपनी अलग होती है। मैंने सिर्फ ये बता, अरे इसमें क्या ट्रिक बताएंगे भाई, इसमें क्या ट्रिक बताएंगे, है ना। ट्रिक तो आप लोगों को जुमले याद करने या करने की आदत हो गई है ना। तारीख नहीं पूछी जाती है। मैं आपसे बता देता हूँ कि सवाल किस तरीके से पूछा जाएगा। आपसे पूछेंगे कि बताइए डलहौजी के द्वारा, सबसे पहला सवाल तो यही बनेगा, बताइए भारत में हड़प की नीति चलवाने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो ध्यान रखेंगे भारत में हड़प की नीति चलवाने वाला गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड डलहौजी। ही अप्लाइड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन इंडिया। अगला सवाल आपसे पूछेंगे, पीसीएस लेवल तक भी यही पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कि बताइए डलहौजी के द्वारा हड़पा गया सबसे पहला प्रांत कौन सा था। अगर आपसे सबसे पहला पूछे तो होगा सतारा। अगर आपसे पूछे कि डलहौजी के द्वारा हड़पा गया आखिरी प्रांत, तो ध्यान रखेंगे आखिरी प्रांत आप कंसीडर करेंगे किसको, अवध को। आखिरी आप कंसीडर करेंगे अवध को।
या फिर आपसे पूछेंगे 4 ऑप्शंस देकर कि बताइए डलहौजी द्वारा पर हड़पे गए इनमें से कौन सा प्रांत नहीं है। तो आपको ऑप्शन में 3 इन्हीं में से कोई मिलेंगे, एक आपको ऑड वन दे दिया जाएगा, वो आप पहचान लीजिएगा। या फिर आपसे पूछेंगे कि बताइए इनमें से लॉर्ड डलहौजी ने कौन सा प्रांत हड़पा था। तो आपसे तीनों अलग अलग पूछ लिए जाएंगे। जी नहीं, ईयर्स नहीं पूछेगा। हिस्ट्री में आप प्रीवियस ईयर्स के अगर क्वेश्चंस चेक करोगे, बहुत कम पॉसिबिलिटीज होती है जहां पर हिस्ट्री में आपसे केवल तारीखें पूछी जाएं। तारीखें है ना, हे भगवान, अलग अलग है ना, अलग अलग नाम लेकर पूछ रहे हैं कि ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है। सारे के सारे लोग चेक कर लेते हैं अभी तक ये कहाँ पर है। सबसे पहले हड़पा गया सातारा, सबसे बाद में हड़पा गया अवध, हड़प कर छोड़ दिया गया करौली को, ये भी ध्यान रखेंगे। ये लीजिए शादान, शादान यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि यूपीएससी सीएपीएफ 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि सबसे पहले कौन सा प्रांत हड़पा था। तो शादान आप अच्छे से समझ गए होंगे कि द राइट आंसर वॉज सातारा, सातारा वॉज द राइट आंसर। तो सिंपल सी बात है। राहुल, राहुल मेरे से पूछ रहे हैं बीपीएससी प्री तो क्लियर हो जाएगा ना। मतलब मैं कहूंगा कि हो जाएगा तो आप मान लेंगे कि हो जाएगा, है ना। मैं कह देता हूँ कि हो जाएगा और राहुल आप पढ़ना छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो फिर क्या हो जाएगा बताइए, नहीं हो पाएगा ना। ये आप ही लोग डिसाइड करेंगे कि होगा या नहीं। या आपसे पूछेंगे कि कौन सा प्रांत था जो हड़पा गया था, तीनों अलग प्रांत देकर एक आपको इनमें से कोई सा दे देंगे डेफिनेटली। और या फिर सबसे बढ़िया सवाल बनेगा, आपसे पूछेंगे कि डलहौजी द्वारा हड़पे गए प्रांतों को या उसकी हड़प की नीति के तहत हड़पे गए प्रांतों को क्रम में लगाइए। और अगर क्रम में लगाने के लिए पूछेंगे तो दोस्तों ध्यान रखेंगे क्रम होंगे सतारा, संभलपुर, जैतपुर। संभलपुर जैतपुर मैंने एक साथ इसलिए लिखे हैं क्योंकि इन्हें एक ही वर्ष में हड़पा गया था। सतारा, संभलपुर, जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध और फिर करौली। लेकिन करौली को छोड़ दिया गया था, मैंने आपको बताया था। लेकिन सबसे ज्यादा दोस्तों बवाल कहां पर हुआ, अवध में हुआ। अठारह में डलहौजी के द्वारा हड़पा गया था अवध। और हम सब जानते हैं अवध में नवाब रूल किया करते थे और उस समय अवध का नवाब हुआ करता था नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा नवाब जिस समय अवध को हड़पा गया अंग्रेजों के द्वारा 1856 में, उस समय अवध का नवाब था नवाब वाजिद अली शाह। और वाजिद अली शाह पर ही लॉर्ड डलहौजी ने झूठे कुशासन के आरोप लगाए और कहा कि प्रशासनिक कारणों की वजह से हम अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला रहे हैं क्योंकि वहां का शासक नवाब वाजिद अली शाह वहां का प्रशासन चलाने में सक्षम नहीं है, केपेबल नहीं है, योग्य नहीं है। उसे अयोग्य बताकर उस पर कुशासन के झूठे आरोप लगाए गए और जबरदस्ती हड़प लिया गया अवध को। वाजिद अली शाह की तो हत्या करवा दी गई अंग्रेजों के द्वारा और अवध को ब्रिटिश प्रांत में, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया।
और यही कारण हुआ दोस्तों कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो सबसे ज्यादा आग ही कहां पर भड़की, अवध प्रांत में ही भड़की। और ध्यान रखेंगे, आपसे पूछते हैं ना एग्जाम में कि बताइए लखनऊ से विद्रोह किसने किया था? वाजिद अली शाह की ही पत्नी ने, जिसका नाम था बेगम हजरत महल। लखनऊ या अवध से विद्रोह किया था बेगम हजरत महल ने। और विद्रोह कैसे किया था? जैसे ही 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था तो बेगम हजरत महल ने वाजिद अली शाह के ही बेटे को अवध का आखिरी नवाब घोषित किया था। और अगर आपसे एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछें कि हु वॉज द लास्ट नवाब ऑफ अवध, तो ध्यान रखेंगे द लास्ट नवाब ऑफ अवध वॉज बिरजिस कादिर। अवध का अंतिम नवाब माना जाता है बिरजिस कादिर। हे भगवान, मतलब आपको ये जगहें कहाँ पर हैं ये नहीं पता है, तो आप कह रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा। संबलपुर और जैतपुर, बताइए संबलपुर और जैतपुर आपको समझ में नहीं आया है ना? आप तैयारी पीसीएस की कर रहे हैं है ना, लेकिन आप करंट अफेयर्स पढ़ते नहीं हैं। संबलपुर उड़ीसा में है भाइयों, जैतपुर महाराष्ट्र में है भाइयों, सातारा महाराष्ट्र में है। मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे ना, छत्रपति शाहू महाराज की जो राजधानी थी वो सातारा ही हुआ करते थे। जी, वाजिद अली शाह की तो हत्या करवा दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन उसी के बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित करके लखनऊ से विद्रोह किया गया था। और विद्रोह करने वाली थी वाजिद अली शाह की ही पत्नी बेगम हजरत महल। दोस्तों ये वो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण था, सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल रीजन था। यार क्या हो गया इसको? अरे भाई लड़की, क्या नाम है इसका? अर्चना, क्या पूछ रही? सर प्लीज सजेस्ट एमसीक्यू बुक फॉर बिहार एसआई। अर्चना जी, देवी जी, एक घटना चक्र ले लीजिए है ना, या फिर दुनिया जहान की कोई भी किताब ले लीजिए बिहार एसआई की प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है ना? क्योंकि बिहार एसआई कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, ठीक है, जिसकी किताब मैं आपको दिल्ली में रहकर बताऊं। अगर आप बिहार में हैं तो ये तो मुझसे ज़्यादा बेटर आप ही जानती होंगी कि एमसीक्यू करने के लिए बिहार एसआई के लिए कौन सी बुक बढ़िया रहेगी। मेरे पास तो एक जेनरिक सी राय होती है। अब आप हिंदी मीडियम में कर रहे हैं या इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं, घटना चक्र उठाइए, घटना चक्र लगा लीजिए। अब मेरे कहने से क्या होगा? वेस्ट बंगाल एसएससी के बारे में कुछ बताएं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं? मैंने कहा तो भाई टॉपिक कंप्लीट होने के बाद जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो क्वेश्चन से रिलेटेड बात तो हम तभी करेंगे ना। खतरनाक लोग हैं भाई, बिल्कुल खतरनाक। तो ये सारे के सारे वो राजनीतिक कारण थे, वो पॉलिटिकल रीजंस थे जिसकी वजह से ये 1857 का विद्रोह हुआ था। ये राजनीतिक कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण था। ये सर उर्दू की क्लासेस के बारे में बता दीजिए। जी सबसे पहले मुझे बता दीजिए कि आपको उर्दू कौन से एग्जाम के लिए पढ़नी है। आधे लोग कहते हैं कमेंट ना देखें,
है ना। लेकिन 90% जनता तो केवल और केवल कमेंट ही करने के लिए आई है, पढ़ने के लिए तो आई ही नहीं है। उनका उद्देश्य है बस सर एक बार हमारा नाम पुकार देंगे और हमारा रिप्लाई कर देंगे, अपना दिन वसूल है। इसीलिए वो यहाँ पर लिख कर भेजते हैं, दिस इज नॉट अ लाइव क्लास। ये लाइव क्लास नहीं है, ये रिकॉर्डेड है। अगर ये लाइव क्लास है तो मेरा नाम लेकर साबित कीजिए लाइव क्लास है। बताइए। दूसरों के मुंह से अपना नाम सुनने के लिए पहले नाम कमाना पड़ेगा भाई। पहले नाम कमा लीजिए, और जब नाम कमा लेंगे तो नाम लोग अपने आप ही लेने लगेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इस विद्रोह के होने के सामाजिक कारण के बारे में या सोशल रीजन के बारे में। सोशल रीजन या सामाजिक कारण। जी हाँ, मिस गवर्नेंस के आरोप में ही हड़पा गया था अवध को, उस पर कुशासन के आरोप लगे थे। दोस्तों, सामाजिक कारण जो इस विद्रोह के होने का सबसे बड़ा बना वो एक बिल था 1856 में, 1856 में लॉर्ड डलहौजी प्रेजेंटेड अ बिल जिसे कहा गया विडो रिमैरिज बिल, जिसे कहा गया विधवा पुनर्विवाह विधेयक। अंग्रेज जब हमारे देश में सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स कर रहे थे, सुधार कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने जैसे तैसे भारत से सती प्रथा तो खत्म कर दी, हम सब जानते हैं। क्योंकि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा राजा राम मोहन राय की मदद से भारत से सती सिस्टम या सती प्रथा का अंत कर दिया गया, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब 1829 में भारत से सती प्रथा का अंत कर दिया गया तो भारत में विधवाओं को जलाना बंद कर दिया गया, लेकिन इससे विधवाओं का भला नहीं बल्कि और ज्यादा बुरा होने लगा। अब विधवाओं की स्थिति सती होने से भी ज्यादा बदतर हो चुकी थी, क्योंकि विधवाओं को समाज से बिल्कुल अलग बहिष्कृत करके रखा जाता था। एक बिल्कुल सीधा सादा जीवन विधवाओं को जीना पड़ता था। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, किसी भी पब्लिक प्लेस पर उनका चले जाना ही अब शकुन माना जाता था, खासकर ओकेजन्स पर या किसी भी समारोह में। कहने का मतलब और भी ज्यादा मिजरेबल कंडीशंस हो चुकी थी विधवाओं के लिए। इसीलिए अंग्रेजों ने भारत में एक रिफॉर्म करने का सोचा और कहा कि क्यों ना भारत में जो विधवा महिलाएं हैं उन्हें भी रिमैरेजेस के, उन्हें भी पुनर्विवाह करने के अधिकार दिए जाएं। इसी अधिकार को दिलाने के लिए 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने एक बिल पेश किया। ही प्रेजेंटेड अ बिल विच इज नोन एज विडो रिमैरेज बिल या विधवा पुनर्विवाह विधेयक। लेकिन जैसे ही डलहौजी ने यह विधवा पुनर्विवाह विधेयक पेश किया तो बस फिर क्या था, सारे के सारे भारतीय लोगों ने इसकी आलोचना करनी शुरू कर दी, इसको प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, इसका विरोध करना शुरू कर दिया। हमने कहा कि अंग्रेज राजनीतिक और आर्थिक तौर पर हमारा जितना मर्जी शोषण कर ले, लेकिन अगर अंग्रेज हमारे सामाजिक मामलों में, अगर हमारे सोशल मामलों में इंटरफेयर करेंगे तो ये हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 1828 में, है ना, भारत से सती प्रथा का अंत 1828 में नहीं 1829 में हुआ है। यहाँ पे कुछ 1827 भी लिखकर भेज रहे हैं, 28 भी लिखकर भेज रहे हैं। हे भगवान। भारतीयों ने कहा कि अंग्रेज राजनीतिक और आर्थिक तौर पर हमारा जितना मर्जी शोषण कर लें, लेकिन हमारे सामाजिक मामलों में इंटरफेयर ना करें, अदरवाइज हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अंग्रेज कोई नहीं होते हैं हमारे सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने वाले। सारे के सारे भारतीयों ने
पुरजोर विरोध किया विधवा पुनर्विवाह विधेयक का, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत में महिलाओं के पास इतने अधिकार नहीं थे। उनके पास तो सर उठाकर जीने के, चलने के भी अधिकार नहीं थे। महिलाओं को तो हिजाबों में, पर्दों में रखा जाता था। भारत में केवल मर्दों को ही अधिकार थे मल्टीपल मैरिजेस के, दुनिया भर की शादियां करने के, हजारों हजारों महिलाएं हरम में रखने के, लेकिन महिलाओं को ये अधिकार नहीं थे। सारे के सारे भारतीयों ने इसका पुरजोर विरोध किया और कहा कि भारत में विधवा पुनर्विवाह शुरू नहीं होने देंगे। आपसे पूछेंगे कि सब लोग विधवा पुनर्विवाह विधेयक का विरोध कर रहे थे, वो कौन थे? वो सपोर्टेड दैट बिल, जिन्होंने इसका स्वागत किया था, इसको सपोर्ट किया था। हम सब जानते हैं, हमारे ही समाज के एक महान समाज सुधारक जिन्हें हम जानते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से, इसे सपोर्ट कर रहे थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अंग्रेजों ने विधवा पुनर्विवाह बिल तो पास करा लिया, लेकिन भारतीयों को नाराज कर दिया और भारतीयों के मन में आक्रोश जाग उठा अंग्रेजों के लिए, जो हम सब जानते हैं एक बड़ा राजनीतिक कारण बना, सामाजिक कारण बना भारत में इस 1857 के विद्रोह होने के पीछे। विडो रिमैरिज बिल पेश किया था डलहौजी ने, लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे ये 1856 में ही पास होकर एक्ट किसके समय में बना? विडो रिमैरिज एक्ट या विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये कहलाता है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो ध्यान रखेंगे ये बिल पेश हुआ था डलहौजी के समय में, लेकिन ये 1856 में ही एक्ट बना। उस समय तक भारत का गवर्नर जनरल बनकर आ चुका था कौन? लॉर्ड कैनिंग। और ध्यान रखेंगे भारत में विडो रिमैरिजेस, विधवा पुनर्विवाह सबसे पहले शुरू ही कहां से हुए? 1856 में कलकत्ता से। भारत में कलकत्ता से ही विडो रिमैरिजेस की शुरुआत की गई थी। ये 1857 के विद्रोह के होने का सबसे बड़ा सामाजिक कारण बना, सबसे बड़ा सोशल रीजन बना, क्योंकि हमारे मन में सामाजिक रूप से भी आक्रोश भर चुका था अंग्रेजों के मन में। वैसे तो दोस्तों हम सब जानते हैं, आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो हम सब जानते हैं उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था पामस्टन। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय पीएम ऑफ ब्रिटेन वॉज पामस्टन। और अगर हम बात करें 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो मैंने अभी बताया आपको कि 56 में लॉर्ड कैनिंग आ चुका था भारत का गवर्नर जनरल बनकर। इस समय भारत का मुगल बादशाह हुआ करता था बहादुर शाह जफर, द लास्ट मुगल एम्परर। और बहादुर शाह जफर का ही आर्मी चीफ या सेनापति हुआ करता था बख्त खान। उस समय ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटेन का ताज किसके पास था? महारानी विक्टोरिया के पास, ये हम सब जानते हैं। उस समय ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया। और अगर आपसे पूछें कि हु वॉज ब्रिटिश आर्मी चीफ दैट टाइम,
उस समय ब्रिटिश सेनापति कौन था? तो ध्यान रखेंगे विद्रोह शुरू होने से पहले था जॉर्ज एनिसन। विद्रोह शुरू होने से पहले था जॉर्ज एनिसन, लेकिन जैसे ही विद्रोह शुरू हुआ जॉर्ज एनिसन के स्थान पर आ गया कॉलिन कैम्पबेल। विद्रोह शुरू होने से पहले जॉर्ज एनिसन जॉर्ज एनिसन विद्रोह से पहले रहेगा, उसके बाद आ जाएगा उसके स्थान पर कॉलिन कैम्पबेल। जी हाँ बिल्कुल, ब्रिटिश आर्मी और मुगल आर्मी तो अलग अलग ही होगी ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे उस तत्कालिक कारण के बारे में, उस रिसेंट रीजन के बारे में। हालांकि 8 साल से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलाकर सारे के सारे जो राजनीतिक कारण थे वो लॉर्ड डलहौजी तैयार कर रहा था हिंदुस्तान में इस विद्रोह के होने के। लेकिन इतिहासकार ऐसा कहते हैं, कि जो बीज यहाँ पर हिंदुस्तान में बोकर गया था लॉर्ड डलहौजी, बस उसी की फसल आकर हिंदुस्तान में लॉर्ड कैनिंग को काटनी पड़ी। क्योंकि हम सब जानते हैं सारे के सारे कारण तैयार किए डलहौजी ने, और लेकिन वो सारे के सारा जो विद्रोह हुआ वो कैनिंग के समय में हो गया। कहने का मतलब रीजन वॉज डलहौजी, लेकिन वो झेलना पड़ा किसको? कैनिंग को। इसीलिए कहते हैं इतिहासकार कि जो भारत में फसल बोकर या बीज बोकर गया था लॉर्ड डलहौजी, उसकी फसल आकर काटनी पड़ी थी लॉर्ड कैनिंग को। इसके बाद ध्यान रखेंगे द रिसेंट रीजन, इस विद्रोह के होने का तत्कालिक कारण। (1857) तक ब्रिटिश आर्मी में एक लकड़ी की बंदूक का इस्तेमाल किया जाता था, जिस बंदूक का नाम था ब्राउन बेस। और ये जो ब्राउन बेस थी ये एक लकड़ी की बंदूक थी, एक वुडन राइफल थी। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे जनवरी 1857 से ब्रिटिश आर्मी में ब्राउन बेस के स्थान पर एक लोहे की बंदूक का इस्तेमाल करना शुरू किया गया, जो कहलाती थी इनफील्ड राइफल। जो बेसिकली वॉज एन आयरन राइफल, जो एक लोहे की बंदूक थी। और इसी इनफील्ड राइफल में जो बुलेट्स डलते थे, जो कारतूस डलते थे, उसी का खोल गाय और सूअर की चर्बी से बना होता था, जिसको खोलने का एक ही तरीका था, दांतों से काटकर। इसीलिए 1857 के विद्रोह का फर्स्ट इंसिडेंट या प्रथम घटना घटित हुई,
और हम सब जानते हैं इसकी प्रथम घटना हुई 29 मार्च 1857 को। फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ दैट रिवोल्ट, इस विद्रोह का सबसे जो पहली घटना थी वो 29 ऑफ मार्च 1857 को हुई, जब मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने, अ सोल्जर नेम्ड मंगल पांडे, जब मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी में जब मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में इन कारतूसों को चलाने से मना कर दिया। ही वॉज द सोल्जर ऑफ 34th नेटिव इन्फेंट्री, कहने का मतलब जो इसकी बटालियन थी उस बटालियन का नाम था 34th नेटिव इन्फेंट्री या 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का ये सैनिक था। और जब इसने इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना किया तो इसी की बटालियन के लेफ्टिनेंट बॉग ने इसके साथ जबरदस्ती की और इसे मजबूर किया इन कारतूसों को इस्तेमाल करने के लिए। और जब लेफ्टिनेंट बॉग ने मंगल पांडे के साथ ज़बरदस्ती की तो दोस्तों हम सब जानते हैं मंगल पांडे ने ही अपने ही बटालियन के लेफ्टिनेंट बॉग की गोली मारकर हत्या कर दी। और जैसे ही गोली मारकर हत्या की तुरंत मंगल पांडे वॉज अरेस्टेड। और हम सब जानते हैं ऑन 8th of April 1857, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे वॉज एग्जीक्यूटेड, मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। और वो विद्रोह जो मंगल पांडे ने पश्चिम बंगाल के वेस्ट बंगाल के बैरकपुर कैंट, बैरकपुर छावनी में उठाया था, उसे वहीं पर दबा दिया गया, उसका वहीं पर दमन कर लिया गया। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई 8 अप्रैल 1857 को। और जो घटना पश्चिम बंगाल में घटित हुई तो इसी के बाद आग की तरह ये बात फैली सारे के सारे बटालियंस में कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो कारतूसों के खोल में और वो अपने बुलेट्स के कार्ट्रिज में गाय और सूअर की चर्बी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए जो घटना पश्चिम बंगाल में घटित हुई बिल्कुल वैसी ही घटना एक और घटित हुई मेरठ में। हम सब जानते हैं ये जो विद्रोह है ये कहाँ से शुरू हुआ था, ये मेरठ से शुरू हुआ था, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके बाद अगली जो घटना घटित हुई वो मेरठ में हुई 24 अप्रैल 1857 को मेरठ छावनी या मेरठ कैंट के भी 99 सिपाहियों ने 99 सोल्जर्स ने उन कारतूसों का, उन चर्बी युक्त कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। और हम सब जानते हैं ये जो 99 सैनिक थे ये 3rd नेटिव इन्फेंट्री या तीसरी नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे और हॉर्स राइडर्स या ये घुड़सवार सैनिक थे। 24 अप्रैल 1857 को भी मेरठ कैंट के ही 99 सोल्जर्स ने इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना किया। सारे के सारे सोल्जर्स को अरेस्ट कर लिया गया, बंदी बना लिया गया या गिरफ्तार कर लिया गया। और ध्यान रखेंगे इन्हीं 99 सोल्जर्स में से 85 सोल्जर्स को या 85 सैनिकों को
दे दिया गया लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या उम्र कैद की सजा। 85 सोल्जर्स को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या उम्र कैद की सजा दे दी गई। और जैसे ही इन 85 सोल्जर्स को उम्र कैद की सजा दी गई तो बस फिर क्या था, 10 मई 1857 को मेरठ कैंट के ही सैनिक इकट्ठे हुए जिनका नेतृत्व मेरठ से कर रहा था कदम सिंह। और कदम सिंह के ही नेतृत्व में सारे के सारे सैनिक इकट्ठे हुए अपने ही अधिकारियों पर इन्होंने गोलियां चलानी शुरू की और बढ़ चले वहां पर जहां पर उन 85 सोल्जर्स को कैद किया गया था, उनको बंदी बनाया गया था। दस मई 1857 को कदम सिंह के नेतृत्व में सारे के सारे सोल्जर्स अपने ही अधिकारियों पर गोलियां चलाते हुए गए और जाकर इन 85 सोल्जर्स को छुड़वा लिया गया जहां पर इन्हें कैद किया गया था, जहां पर इन्हें बंदी बनाया गया था। और 10 मई 1857 की ही रात को मेरठ के ही काली पलटन नामक स्थान से ये घोषणा कर दी गई कि ये जो विद्रोह है, ये जो रिवोल्ट है, इसे शुरू किया जाता है। और हम सब जानते हैं, मैंने कहा ना, सैनिक कारतूस इस्तेमाल करने से इसलिए डिनाई कर रहे थे क्योंकि वो जो कार्ट्रिज था कारतूसों का या बुलेट्स का, वो चमड़े का बना था, वो लेदर का बना था, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। और खोलने का तरीका था उसको दांतों से छील कर ही खोला जाता था। अब अगर हिंदू दांतों से छीलेंगे तो उसमें गाय की चर्बी है, जिससे धर्म भ्रष्ट होगा। और हम सब जानते हैं कि मुसलमानों के लिए नापाक मानी जाती है सूअर की चर्बी। तो इस वजह से गाय और सूअर की चर्बी होने की वजह से ही जो सैनिक थे वो डिनाई कर रहे थे उन कारतूसों को चलाने के लिए। 10 मई 1857 को कदम सिंह के ही नेतृत्व में मेरठ के ही काली पलटन नामक स्थान से घोषणा कर दी गई कि ये विद्रोह शुरू होता है। और सारे के सारे सैनिक अपने हाथों में मशाले लेकर निकल पड़े रात में ही दिल्ली की तरफ, क्योंकि हम सब जानते हैं भारत का जो मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, वो कहाँ रहा करता था, दिल्ली में रहा करता था। सारे के सारे लोग दिल्ली के लिए निकल पड़े और अगले ही दिन सुबह 11 मई 1857 को पहुंचे दिल्ली के रेड फोर्ट या दिल्ली के लाल किला। और लाल किले जाकर इन्होंने फिर से मुगल साम्राज्य का ध्वज लहराया और भारत का मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया दोबारा से बहादुर शाह जफर को। और इस विद्रोह का नेता भी बना दिया गया बहादुर शाह जफर। और जब अंग्रेजों को पता चला कि विद्रोहियों ने हमारे खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया है और जिसमें उनका लीडर ही कौन बना हुआ है, बहादुर शाह जफर, तो अगले ही दिन हम सब जानते हैं 12 मई 1857 को बहादुर शाह जफर वॉज अरेस्टेड बाय लेफ्टिनेंट निकलसन एंड लेफ्टिनेंट हडसन। निकलसन और हडसन नाम के ही दो पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। और ध्यान रखेंगे, आपसे पूछेंगे कि बहादुर शाह जफर को कहां से गिरफ्तार किया गया था, तो ध्यान रखेंगे देवर अरेस्टेड
और ही वॉज अरेस्टेड फ्रॉम हुमायूंस टॉम्ब। बहादुर शाह जफर को दिल्ली में हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था और वहीं पर इसको कैद करके बंदी बना लिया गया था और उसके बाद इस पर ब्रिटिश सरकार के ही खिलाफ विद्रोह करने का केस चलाया गया और इसी को दोषी करार देते हुए हम सब जानते हैं 19 सितंबर 1857 को बहादुर शाह जफर वॉज सेंट टू रंगून बर्मा। इसे बर्मा के रंगून भेज दिया गया और भारत से मुगल साम्राज्य को ख़त्म कर दिया गया। ये औपचारिक घोषणा कर दी गई कि अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन नहीं बल्कि महारानी विक्टोरिया का शासन चलेगा। लेकिन क्योंकि डिसाइड किया गया था कि ये विद्रोह 31 मई को शुरू करेंगे, लेकिन इस विद्रोह को शुरू कर दिया गया 10 मई से ही। और इसके विफल होने का सबसे बड़ा कारण ही क्या था? इसका समय से ही पहले शुरू हो जाना। और जैसे जैसे अलग अलग जगहों पर पता चलता रहा विद्रोह के बारे में, तो अलग अलग जगहों पर विद्रोह होते रहे। लेकिन ध्यान रखेंगे, सारे के सारे विद्रोहों को अंग्रेजों के द्वारा बड़ी आसानी से नियंत्रित कर लिया गया। वो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्लेसेस थे जहां पर विद्रोह हुए थे, वो किसके द्वारा किए गए थे और वो किन किन ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा नियंत्रित किए गए थे, उसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखेंगे प्लेस, उसके बाद रिवोल्ट बाय या विद्रोह करने वाला, और उसके बाद रिवोल्ट कंट्रोल्ड बाय या विद्रोह को नियंत्रित करने वाला। सबसे पहला प्लेस है मेरठ, विद्रोहकारी कदम सिंह, कंट्रोल्ड बाय कॉलिन कैंपबेल। दूसरा प्लेस दिल्ली, से विद्रोह करने वाले बहादुर शाह जफर, भारत का मुगल बादशाह, और उसका सेनापति बख्त खान, कंट्रोल्ड बाय निकलसन, लेफ्टिनेंट निकलसन एंड हटसन। अगला प्लेस अंबाला, विद्रोह करने वाला राव तुलाराम, कंट्रोल्ड बाय निकलसन एंड हटसन। नेक्स्ट प्लेस मथुरा, मथुरा से विद्रोह करने वाला देवी सिंह, कंट्रोल्ड बाय कॉलिन कैंपबेल। नेक्स्ट प्लेस कानपुर, कानपुर से विद्रोह करने वाले नाना साहब और उन्हीं के सेनापति तात्या टोपे, कंट्रोल्ड बाय कॉलिन कैंपबेल।
इसके बाद झांसी, और हम सब जानते हैं झांसी से विद्रोह करने वाली रानी लक्ष्मीबाई, कंट्रोल्ड बाय कैप्टन यूरोज। नेक्स्ट, इलाहाबाद से विद्रोह करने वाला लियाकत अली, कंट्रोल्ड बाय कर्नल नील। नेक्स्ट, फैजाबाद से विद्रोह करने वाला मौलवी अब्दुल्ला, कंट्रोल्ड बाय जनरल रेनार्ड। नेक्स्ट, गोरखपुर से विद्रोह करने वाला गजोधर सिंह, गोरखपुर से विद्रोह करने वाला गजोधर सिंह, कंट्रोल्ड बाय जनरल रेनार्ड। लखनऊ, बेगम हजरत महल, कंट्रोल्ड बाय कॉलिन कैंपबेल। कुंवर सिंह, जगदीशपुर, जगदीशपुर से विद्रोह करने वाला कुंवर सिंह, कंट्रोल्ड बाय कॉलिन कैंपबेल। बरेली से विद्रोह करने वाला खान बहादुर, which was controlled by Vincent Iyer. एक सवाल आपसे पूछते हैं कि बताइए 1857 के विद्रोह की अंतिम घटना, लास्ट इंसिडेंट कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे 18 अप्रैल 1858। इस विद्रोह की अंतिम घटना मानी जाती है 18 अप्रैल 1858, क्योंकि इसी दिन दी गई थी तात्या टोपे को फांसी। Execution of Tatya Tope is considered as the last incident of that revolt. तो ये था द रिवोल्ट ऑफ 1857। कल जब हमारी मुलाकात होगी तो हम तीनों टॉपिक से रिलेटेड केवल क्वेश्चंस करेंगे, और कल हम क्वेश्चंस और उनके आंसर्स और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये हम डिस्कशन करेंगे। कल मिलते हैं। आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, गुड नाइट।